हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है ये मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर से संबंधित, जिसकी वैकेंसी एम्स मेडिकल सोशल वर्क में आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम 26 फरवरी 2023 को है। ये आज के लिए मैंने, अगर कोई स्टूडेंट जो है एम्स मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहा है और ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है सोशल वर्क में, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा मेडिकल सोशल वर्क की। और जितनी सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो सारी वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगा, और वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा, और जिसकी फ़ीस केवल मैंने आज के डेट में रखा है 1500 रुपये। 1500 रुपये में एम्स मेडिकल सोशल वर्क की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। सारे कंटेंट आप लोगों को जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के लिए मैंने सोशल वर्क के ऑनलाइन क्लास पर ये भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप जून तक लेना चाहते हैं तो उसकी 4000 फीस रहेगी। यदि आप मार्च में बैठना चाहते हैं, जून में भी बैठना चाहते हैं, दिसंबर में भी बैठना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जो है 5000 होगी। किस्तों में जमा होगी 2500 रुपये करके। यदि आप एक साथ जमा करना चाहते हैं तो वह फ़ीस 4000 में जमा होगी। ठीक है, याद रखेंगे। यदि आप मार्च तक लेना चाहते हैं आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की क्लासेस, तो इसकी फ़ीस जो रखी गई है वो 2000 रखी गई है। ठीक है, मार्च तक में 2000 आपकी फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी यूजीसी नेट और एम्स मेडिकल सोशल वर्क के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। एमपी सेट, अगर हम बात करें एमपी सेट जो सोशल वर्क है उसके संबंध में मैं जो है आप लोगों को समाज कार्य में क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 8506031308 पर आप मुझसे कॉल से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है अभी हम लोग यूजीसी नेट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूनिट नंबर 8 चल रहा है। शाम को मैं आप लोगों से बात करूंगा जो भारतीय संविधान के उद्देशिका है उस पर बात करूंगा, भाग और अनुसूची पर बात करूंगा, कुछ अनुच्छेदों पर भी बात करूंगा, और सामाजिक न्याय, मानव अधिकार और भारतीय संविधान के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी उसकी विशेषताएं वगैरह क्या है। तो आज पूरी कोशिश रहेगी कि यूनिट नंबर 8 जो है शाम को 8 बजे समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, अभी हम लोग 6:30 पर जो है समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेडिकल सोशल वर्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे के सारे प्रश्न होंगे। जितने भी फैक्ट मैं बताऊँगा फैक्ट कॉपी पर ज़रूर आप लोग मेंशन करिएगा। हालांकि मैं फैक्ट के आधार पे भी आप लोगों को जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम पर। आज मैंने पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों को भेज दिया है, एम्स का भी और यूजीसी नेट के ग्रुप में भी। यूजीसी नेट के ग्रुप में जितने भी पीडीएफ ज़रूरत थी यानी यूनिट नंबर 8 के संबंध में, वो सारी पीडीएफ यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 8 में उसमें टेलीग्राम लिंक जो है चैनल है जो उस पर आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, एम्स के जो बनाया गया है ग्रुप उनके भी जो है पीडीएफ और वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट का वहाँ पर भी मिल गया होगा। कुछ वीडियो उसमें प्राइवेट हैं, अनलिस्टेड है, उसे आप लोग ही देख लीजिएगा और किसी को शेयर मत करिएगा। आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप वीडियो अगर शेयर करेंगे तो वो आपका ही लॉस होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है पेपर। सोशल वर्क का ये समाज कार्य का प्रश्न पत्र है। जितने सारे हर एक प्रश्न के पीछे मैं फैक्ट बताता हूँ, उन फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। पेपर में वही फैक्ट भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये है। प्रश्न कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, म्यूट हो रहिएगा आप सभी लोग, बैकग्राउंड आवाज़ ना आए किसी के यहाँ से। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज सोशल केस वर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जी.आर. बनर्जी, मैरी रिचमंड, एच.एच. पर्लमैन और बी स्टीप। मैरी रिचमंड का जवाब आ रहा है यहाँ पे। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं जी.आर. बनर्जी की किताब का नाम काफ़ी फेमस रहा है? जी.आर. बनर्जी महोदय, इनकी फेमस किताब क्या रही जी.आर. बनर्जी का? सोशल केस वर्क, सोशल केवल केस वर्क, जी.आर. बनर्जी।
और एच पर्लमैन का नाम तो मालूम ही होगा, सोशल ग्रुप वर्क प्रॉब्लम करके इन्होंने जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करके किताब लिखा। और एक चीज़ और याद रखिएगा आप सभी लोग, इनकी किताब और थी, प्रॉब्लम आर अनमेट नीड करके भी आती है, प्रॉब्लम आर अनमेट नीड करके भी एच पर्लमैन की किताब आती है। मैरी रिचमंड की बात करते हैं तो व्हाट इज सोशल केस वर्क, कल किसी बच्चे ने बताया था, अनामिका ने बताया था, है ना। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें B.F. बिस्टिक के बारे में, तो द केस वर्क रिलेशनशिप की बात हुई थी, जिसमें 1957 में बिस्टिक ने कुल टोटल केस वर्क पे 7 सिद्धांत दिए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। सोशल डायग्नोसिस भी किताब इन्हीं की आती है, क्या नाम है इनका, मैरी रिचमंड की ही। और फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क भी इन्हीं की आती है। और फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर करके भी किताब इन्हीं की आती है, 1899 में आई हुई थी। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक विद्वान का नाम आता है गार्टन हैमिल्टन करके, आपने नाम सुना ही होगा। गार्टन हैमिल्टन की किताब है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, गार्टन हैमिल्टन। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इनकी किताब आती है कॉन्सेप्ट एंड मेथड सोशल वर्क, कॉन्सेप्ट एंड मेथड, ध्यान देंगे आप सभी लोग, मेथड ऑफ सोशल वर्क। ये सारे किताब के नाम आते हैं पेपर में, है ना, सम्मिलित करने लेकर, है ना। इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है 26 फरवरी को। अगर हम बात करें, ग्रेस मैथ्यू एक विद्वान है, इनकी किताब भी आती है जी। क्या चीज़ कर रहे हैं मैम, साफ बोलिए आप। वो बोल रहे कॉन्सेप्ट एंड मेथड कौन सा, किसका बुक था? हाँ, यहाँ पे देखिए मैम, WAF लिखा हुआ है, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर। ग्रेस मैथ्यू की बात करें अगर हम लोग, ग्रेस मैथ्यू एक विद्वान है, इनकी किताब का जो नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वर्क, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वर्क। HB ट्रेकर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। HB ट्रेकर की बात अगर मैं करूं तो सोशल ग्रुप वर्क में इन्होंने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके एक किताब लिखी थी 1948 में। बात करते हैं एक बात यहाँ पे वर्जाइना के बारे में। वर्जाइना एक विद्वान है जिन्होंने द चेंज करके एक किताब लिखा था। बेसिकली ये स्वीकृति के और व्यक्तिकरण का जो सिद्धांत दिया गया है केस वर्क में, इनकी एक अहम भूमिका मानी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। द चेंज साइकोलॉजी इन सोशल केस वर्क, ठीक है, ये किताब थी। थॉमस हॉरिस का नाम सुना ही होगा, मेडिकल सोशल वर्क में खूब पूछा जाता है थॉमस हॉरिस का नाम। थॉमस हॉरी ने, जैसे आपने सुना होगा आई एम ओके, है ना, एंड यू आर ओके, है ना, आपने सुना ही होगा, ये किताब है, ठीक है, ये थॉमस हॉरिस की है, 1967 में आई थी। रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम तो सुना ही होगा, द लिटिल कम्युनिटी है। ये महत्वपूर्ण किताबें थी जो मैंने आप लोगों से अभी यहाँ पे चर्चा किया है। याद रहेगा आप सभी लोगों को, भूलोगे तो नहीं? जी सर। चलो बहुत बढ़िया है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, बैकग्राउंड आवाज़ तो नहीं जा रही आप लोगों के पास? ज़्यादा तेज डिस्टर्ब जी। पहले का अच्छा, क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर व्हाट इज सोशल केस वर्क, सर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। बताया था अभी इनका किताबों के नाम ना, 3-4 किताबों का नाम बताया, उसमें इसका नाम लिया था ये वाली, ठीक है, तो याद रखेंगे, यही सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए एस फ्रायड यहाँ पे हैं, और याद रखेंगे अचेतन को, बिल्कुल, हाँ। और एरिक फॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे एरिक फॉर्म स्वतंत्रता के बारे में। अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं तो हाँ, अधिक्रम नहीं, आवश्यकता का अधिक्रम नहीं, अधिक्रम, हाँ, पदानुक्रम इसको बोलते हैं, है ना, नीड ऑफ हायरार्की के नाम से जाना जाता है ये। और एलिजाबेथ हॉरलॉक, बचा बाल विकास। तो यहाँ पे सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ, बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मैंने एक शब्द बताया था नियतास का मतलब होता है कोटा होता है। कोटा प्रतिचयन क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग क्या चीज़ बताती है? पहली बात तो ध्यान रखिए, कोटा एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, पहली बात तो ये ध्यान रखना है ना। अरे क्वेश्चन में यही दिया हुआ है आई थिंक,
चलो यहाँ पे देखते हैं, अवसरवादी प्रतिचयन है ये, कि गरीब आदमी का स्तरीकरण प्रतिचयन है, कि सब जो है संभाव्यता, संभाव्यता का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी तो होगा नहीं, इसलिए आप इसको काट देंगे, क्योंकि ये मैंने बता दिया आपको नॉन प्रोबेबिलिटी से है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। और घनीभूत एक प्रतिचयन है, तो इसलिए बी भी नहीं होगा आपका, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रतिचयन है ही है, जैसे जैसे कोटा है वैसे घनीभूत भी है। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर माना जाएगा। जो गरीब आदमी का स्तरीकृत प्रतिचयन के रूप में जाना जाता है वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले समग्र को वर्गों और उपवर्गों में बांट दिया जाता है, फिर मैं आप लोगों को अगर बात करूं तो उसके निर्देशन की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वर्ग और उपवर्ग के लिए कोटा निश्चित किया जाता है। तो कोटे के बारे में अगर हम बात करें तो एक शोधकर्ता के द्वारा ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। तो अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक उपवर्ग में एक निर्देशन का चयन कर लेना, वही क्या कहलाता है, कोटा कहलाता है। और कोटा सैंपलिंग गरीब आदमी के स्तरीकृत का प्रतिचयन के बारे में बात करता है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप लोग, आकलन एवं प्रायिकता के विज्ञान के रूप में सांख्यिकी की व्याख्या किसने की है। देखिए, बोडिंगटन, बाउले, फिशर, अग्रवाल। फिशर नहीं, फिशर नो नो नो, फिशर नहीं, फिशर गलत हो जाएगा। फिशर, अच्छा सुन लीजिए, अब मैं बता देता हूँ सबके बारे में। देखो, जो यहाँ पे जो फिशर महोदय हैं सर, समझिए, प्रोफेसर रोनाल्ड फिशर की बात मैं कर रहा हूँ। ये प्रसरण अनुपात विधि दिया था। क्या दिया था? प्रसरण अनुपात विधि दिया था। अब प्रसरण के वर्गमूल को क्या बोला जाता है, कौन बताएगा? प्रसरण के वर्गमूल को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, स्टैंडर्ड डिवीजन कहा जाता है। शाबाश, यानी तेज हो रहे हैं वो आप लोग। फिर अगर मैं बात करूं तो एक चीज और ध्यान रखिए, एफ टेस्ट किसने दिया है? एफ टेस्ट फिशर ने दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान रखेंगे। और जो बाउले का नाम है ना, ये बाउले महोदय का नाम आता है, ये ऑथर लियोन बाउले महोदय हैं। इनकी भूमिका समाज कार्य शोध के संदर्भ में आता है, ठीक है, जहां इन्होंने लास्ट पॉइंट पे एक सांख्यिकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सांख्यिकी और अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने ही, बाउले महोदय ने सांख्यिकी के तत्व बताए थे। अगर पेपर में पूछे कि सांख्यिकी का तत्व किसने दिया है, तो आप लोग नाम लगाएंगे ऑथर लियोन बाउले। ठीक है भाई, क्लियर है। अग्रवाल सोशल रिसर्च के मेथड में जाने जाते हैं। सोशल वर्क का जो रिसर्च है, रिसर्च का मेथड में इनकी भूमिका आती है। 4-5 मेथड दिए हैं और बेसिकली ये नहीं पूछे जाते हैं, बट ध्यान रखिएगा, अग्रवाल अगर आएंगे तो सोशल वर्क रिसर्च के मेथड में जाने जाते हैं, बस ये बात। जो बोडिंगटन है ना, ये आकलन एवं प्रायिकता के विज्ञान के रूप में सांख्यिकी की व्याख्या करते हैं। सांख्यिकी की व्याख्या करते हैं ये, और सांख्यिकी के तत्व की व्याख्या नहीं करते। अगर तत्व होता तो बावले लगाते हैं आप, प्रश्न में तत्व दिया नहीं, हम नहीं लगाएंगे। प्रायिकता क्या होती है ये बता दीजिए एक बारी। प्रायिकता का मतलब होता है मैम प्रोबेबिलिटी, जहां सभी को, जहां, एक मिनट सर, एक मिनट, जहां सभी को सामान्य रूप से चुने जाने की बराबर बराबर भूमिका होती है, वही प्रायिकता होती है मैम। हाँ बताइए सर, आप क्या कह रहे हैं? सर जो बोडिंगटन का क्या बताया सर आपने, सांख्यिकी क्या किया था इन्होंने? ये सांख्यिकी की व्याख्या किया था, आकलन में, मतलब सांख्यिकी की जो व्याख्या थी, व्याख्या में उन्होंने आकलन की बात किया था, प्रोबेबिलिटी की बात की थी बोडिंगटन ने। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर यही है सर, प्रश्न का। हाँ, बोडिंगटन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिस बिंदु पर 2 अक्ष मिलते हैं, बताओ, मैंने नाम बताया था, कौन बताएगा? जिस बिंदु पर, मूल बिंदु पर। मिल, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मूल के बजाय अगर उत्पत्ति लिख दूँ तो चलेगा? उत्पत्ति, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, उत्पत्ति लिख दो, मूल लिख दो, दोनों चलेगा, बहुत बढ़िया। और अच्छा, एक सवाल और बताओ जरा मुझे, जो है यहाँ इन दोनों में आप मुझे बताओ कि आश्रित चर कहाँ पर है? आश्रित चर y पर है कि x पे है? सर वाई वाला अच्छा, y आश्रित चर है। और स्वतंत्र चर कौन सा है? एक्स वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। और स्वतंत्र पे अगर हम बात करें, एनपीसी में कुल कितने कहाँ तक जा सकते हैं एनपीसी में, स्वतंत्र पे?
1 से 4 तक कि 5 तक कि 3 तक? सर अनंत तक जाएंगे ना, स्वतंत्र। नो 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 नो, अनंत नहीं, एनपीसी अनंत नहीं कहता। फोर्थ फोर्थ 3 भाई, 3 3 तक है 3। सर, हाँ प्लस माइनस हाँ 3 3, तक ही जाते हैं। 3 तक जा सकते हैं, बस 3 तक ही जा सकते हैं, यही आपका सही रहेगा, 3 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्थक विचलन को डैश भी कहा जा सकता है। अरे वाह क्या बात है, क्या कह सकते हो भाई, और नाम बताओ। चलो सर सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की तरफ आप सभी का जो है झुकाव है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं द सेमी क्वाड्रियल रेंज, जिसको अंतः चतुर्थक परास के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। सही बात है भाई, कोई बात नहीं, करेक्ट जवाब है। देखिए अर्ध यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है, आपको मैं बता दूं, इसके अंतर्गत एक ऊपरी चतुर्थांश होता है और एक निचले चतुर्थांश होते हैं। इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर का आधार होता है मैम, वही बेसिकली 10 सेमी क्वार्टाइल रेंज के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है चतुर्थक विचलन को ही हम लोग कह सकते हैं क्या, अर्ध अंतः चतुर्थक परास भी बोल सकते हैं। अच्छा, आपने नाम सुना ही होगा बहुलक, मतलब एक दी गई श्रेणी में जितनी संख्याएं हैं, जितने पद हैं, और यदि उन पदों की संख्या अधिकतम है, बहुलता पाई जा रही है, तो वह संख्या बहुलक कहलाएगी, जो अधिक रहेगी। और आप लोगों ने कल ही बिखराव को लेकर एक सवाल लगाया था, जहां पे काई स्क्वायर के बारे में आप चर्चा किए थे कि दो प्रतिदर्शों के बीच अंतर की जो सार्थकता होती है उसको स्पष्ट करती है काई स्क्वायर, और काई स्क्वायर बेसिकली बिखराव के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें परास तो बेसिकली यह आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि डेटा केंद्र बिंदु पर है या आसपास में फैला हुआ है, तो यानी परास एक प्रकार का फैलाव की भी जिक्र करता है, ठीक है, परास। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। राष्ट्रव्यापी व्यापार नियोजन कार्यक्रम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्रारंभ करने वाला प्रथम देश विश्व में कौन सा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भारत। अमेरिका 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 ऑप्शन सी अमेरिका होगा सर। अच्छा अच्छा अमेरिका अच्छा, सर। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला प्रथम देश भारत है। भारत है सर। हाँ भारत है, बिल्कुल करेक्ट जवाब। मैं आपको बता दूं, भारत दुनिया में पहला देश है जिसने सन 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। आपको बता दूं 1952 की एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई, बाद यहाँ पे परिवार नियोजन कार्यक्रम ने नीतियों और वास्तविक कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए एक परिवर्तन के लेकर बातचीत की गई, और जिसमें से यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा एक की वर्ड जो 1952 में सामुदायिक विकास एक कार्यक्रम भी आया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वो भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है भाई। बाकी यहाँ पे भूमिका ना है चीन, ना है अमेरिका, ना है रूस, इसके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसके संबंध में आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रश्न मैंने आप लोगों से करवा भी चुका हूँ और इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट भी बता चुका हूँ। निर्धन स्थिति सुधार एक संघ है, मैं आपको बता दूं, इस संघ की स्थापना 1843 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा, स्वामी विवेकानंद जी की भूमिका आती है, और बेसिकली कुछ किताबों में 1996 भी मिलता है, तो और किताबों में 97 मिलता है, परंतु अगर ऑप्शन में 1996 और 97 आए तो आप 97 को लगाइएगा। मैं 97 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है 1997। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 2 हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एक यूके की है जिसकी स्थापना 1869 में हुआ था, और एक यूएसए की है जिसकी स्थापना 1877 में है। बट इन दोनों को अभी अपने दिमाग में रख के लेके चलिए, ठीक है, अभी क्रम आपको आगे लगाना है। फिर आगे अगर बात करें श्री निकेतन ग्रामीण पुनर्निर्माण को लेकर, और ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं श्री निकेतन ग्रामीण पुनर्निर्माण में, आपको सबसे पहले की बात बता दूं, सन 1921 ईस्वी में शांति निकेतन से, ठीक है, 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा घर खरीदा था। और आपको मालूम होना चाहिए देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर के पिताश्री हैं,
इनकी भूमिका देखने को मिली सन 1863 में। और फिर इन्होंने जब 1921 में शांति निकेतन से जो है 3 किलोमीटर दूर पर एक घर खरीदा और फिर उसी को 1922 में एक इन्होंने हाउस के रूप में इसको बड़े लेवल पे, हाई लेवल पर इसको जो है विस्तारित के रूप में इसको बनवा दिया। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो यहाँ पे विश्व में अगर हम बात करें भारतीय विश्वविद्यालय का एक हिस्सा बना और ये 1921 में बना। अब एनजीओ यहीं से कन्वर्ट हो गया ग्रामीण पुनर्निर्माण में, और जब एनजीओ के ग्रामीण पुनर्निर्माण में परिवर्तित हुआ एक योजना के रूप में, तो वह वर्ष था सन 1903। वह वर्ष था 1903। हालांकि पहले की बात है, ये 1921 से पहले की बात है, पहले इसके नाम से जानते थे। और इससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं बोराड में ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के नाम से जाना गया और वो था 1890। बट यहाँ बोराड शब्द नहीं लिखा हुआ है कि बोराड में ग्रामीण पुनर्निर्माण, यहाँ तो शब्द ये लिखा है कि श्री निकेतन ग्रामीण पुनर्निर्माण, इसलिए सन 1903 लगा के आइए आप लोग। अब यहाँ से आप लोग चयन करिए क्रम बताइए। ये निर्धन स्थिति सुधार संघ का बता दीजिए, क्या था? 1843। अच्छा, निर्धन स्थिति सुधार संघ जी 1843, बिल्कुल करेक्ट। निर्धन स्थिति सुधार संघ। सर ऑप्शन बी होगा फिर इसका। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का जवाब आया है और हाँ, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जवाब माना जाएगा। यहाँ पर गरीब की स्थितियों में सुधार के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैम, गरीबों की स्थितियों में सुधार के लिए यह न्यूयॉर्क शहर में एक धर्मार्थ संगठन है जो अभी आपने मुझे बताया है AICP के नाम से जाना जाता है, इन शॉर्ट में इसको AICP के नाम से। और यह एक धर्मार्थ संगठन है जिसकी स्थापना 1843 में किया गया था, जो गरीबों की मदद करना और नैतिक उत्थान के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। तो जो धर्मार्थ संगठन थे उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सामाजिक सेवा में कई निजी सार्वजनिक भागीदारी का नेतृत्व किया गया था सन 1843 में, और इस वजह से इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। हाँ, बी जाएगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली इंग्लिश में कहा जाता है एसोसिएशन फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द पुअर, इन शॉर्ट में इसको AICP के नाम से जाना जाता है। और हिंदी में आपको मैंने बता दिया है निर्धन स्थिति सुधार संघ। सर जी, आपने ये रामकृष्ण मिशन का जो बताया 1996 और 97 से 1896 होगा ना सर? नहीं, 1903 रामकृष्ण मिशन। हाँ, श्री निकेतन ग्रामीण पुनर्निर्माण। नहीं सर, रामकृष्ण मिशन की बात कर रहा हूँ सर, जो आपने बताया ना। अच्छा, रामकृष्ण मिशन सर 1897। हाँ सर, उसमें आपने जो लिखा हुआ 1996 और 97 दिख रहा था, इसलिए सर। नहीं, ये भी देखो, अगर 19 जो है 97 अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऑप्शन में 1996 रहेगा, तो ये भी सही है। सर वो 1800 है सर। नहीं, 1800 कहाँ लिखा है सर मैंने? नहीं सर, वो तो यहाँ पे 19 लिख दिया, वो 18 लिखना चाहिए था, 1896। अच्छा, 1897। 1897 में। ओके, सर आपने 19 समझ गया 1896 और 1897। ओके, मैं समझ गया, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया आप? जी सर। चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि सामाजिक नीति का समाज सेवा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया, मैंने पढ़ा रखा है, सिंपल सा सवाल आ गया आपके सामने। देखो, जब आप लोग ढंग से वहाँ पर देखे रहेंगे, अच्छे से पढ़े रहेंगे, तो आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई दो राय। अब जिनको नहीं पता होगा ये सोच रहे होंगे, है ना। यहाँ पे मैम बताइए, सामाजिक सामाजिक कल्याण। ओके, अब आप समझिए, सामाजिक कल्याण होता है, यह एक समाज कल्याण प्रणाली की ज़रूरतें में व्यक्तियों और परिवारों को सहायता प्रदान करती है। और ऐसे कार्यक्रम के साथ, जैसे स्वास्थ्य देखभाल सहायता हो गया,
और खाद्य से संबंधित हो गया। एक सामाजिक कल्याण प्रणाली के कम ज्ञात भागों में जो आपदा राहत की बात कर दे, जो शैक्षिक सहायता की बात कर दे, वो सामाजिक कल्याण का पाठ बन जाता है। तो सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया समाज कल्याण या समाज सेवा प्रशासन, बताइए। सामाजिक सेवा प्रशासन, हाँ, कार्यक्रम में। वेरी गुड, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ना कि आपका यहाँ पर ए होगा। ठीक है, समाज सेवा प्रशासन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब माना जाएगा। समाज सेवा प्रशासन, सामाजिक सेवा प्रशासन सामाजिक सहायता कार्यों, ठीक है, उन कार्यों के वितरण को सीधे दूसरों के माध्यम से व्यवस्थित और पर्यवेक्षण के द्वारा इसको जो है एक रूपांतरित, जिसको हम कहते हैं कि एक नीति थी उसको सेवा में रूपांतरित कर दिया, जहाँ पे ये प्रक्रिया के रूप में जान गई समाज सेवा प्रशासन। और समाज सेवा प्रशासन ही करेक्ट रहेगा आपका यहाँ पे सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक कल्याण का क्या होगा? समाज कल्याण, देखो बेसिकली क्या है, इसने समाज कल्याण प्रशासन की बात नहीं किया, मैनेजमेंट की बात नहीं किया, मैनेजमेंट की बात नहीं की, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कल्याण के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। तो आपदा राहत, स्वैच्छिक राहत, हालांकि ये प्रश्न बहुत ही सही प्रश्न है, क्योंकि दोनों लग रहे हैं कि सामाजिक कल्याण भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन केवल प्रशासन लिखने की वजह से यहाँ पे, क्योंकि केवल कल्याण की बात किया, एडमिनिस्ट्रेशन की बात ही नहीं किया इसने। जब एडमिनिस्ट्रेशन कल्याण दोनों चीज़ें शामिल होगी तभी तो नीति रूपांतरित हो जाएगी सेवा में, तभी तो नीति रूपांतरित होगी सेवा में। और ये बात ऑप्शन नंबर सी कह रही है आपसे, ये ऑप्शन नंबर सी कह रही है। अच्छा, बात आई लोक प्रशासन की। अब सोच रहे होंगे लोक प्रशासन क्यों नहीं हो सकता था। बेसिकली लोक प्रशासन सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है, ठीक है, सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है। तो जब सरकारी नीति का क्रियान्वयन की प्रक्रिया आती है, सरकारी नीति का, तब लोक सेवा प्रशासन की हम बात करते हैं। अब यहाँ प्रश्न में सरकारी नीति जैसे शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है हम, जो इसको लगाए लोक प्रशासन को, तो इसलिए हम डी को नहीं लगाएंगे। और सामाजिक क्रिया तो आप लोग जानते हैं, लोगों को सामाजिक जागरूक के स्तर को विकसित कर देना और समुदाय को बेहतर बना देने की बात करना, यानी एक प्रचार और प्रसार या विधान के माध्यम से सामाजिक क्रिया वाली एक्टिविटी आती है, एक व्यापक लेवल पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से 10, जिसके पास हरियंट की पुरानी वाली बुक होगी, आपको बता दूं पेज नंबर 192 पे देखिएगा आप सभी लोगों को, यह एक प्रकार का वहाँ पे जो है कुछ कंटेंट आपको मिलेंगे, पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 से संबंध में कुछ कंटेंट आपको मिलेंगे, ठीक है, कुछ कंटेंट आपको मिलेंगे। मैंने एक बार आप लोगों से 3R के बारे में बात किया था भाई, कि कर्म का जो है एक कर्मकांडवाद होता है ना, जो विकार उत्पन्न से संबंधित होता है, जिसे हम कर्मकांडता के नाम से भी जानते हैं। तो आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में विश्वास करना कर्मकांड को शब्द को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रत्येक अवस्था में 3R किस बंदे ने यूज किया था? एरिक इरिक्सन ने। 3R को किसने यूज किया था? एरिक इरिक्सन ने यूज किया था। एक आपका आता है रिटुलाइजेशन, है ना। अब एक कर्मकांडवाद है और एक कर्मकांडता है। कर्मकांडता बताता है कि समाज के व्यक्तियों के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किया गया या अंतःक्रिया किया जाए, वो बन जाता है एक। तो ध्यान रखिएगा, एक आपको मैं लिख देता हूँ कर्म कांडवाद, और एक लिख देता हूँ कर्म कांडता, और एक लिख देता हूँ कर्म कांड। ये 3 शब्द हैं, ठीक है। तो तीनों शब्दों के बारे में आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एरिक इरिक्सन के हैं। जो तीसरा वाला है ये वयस्क लोगों के समूह के द्वारा आवृत्ति स्वीकार की बात करता है, और जो आपका दूसरा है कर्मकांडता, वो बेसिकली आपको बताता है कि समाज के व्यक्तियों के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार करने की बात करता है। सर ये एरिक इरिक्सन के 3R है ना? 3R, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब, एरिक इरिक्सन के, एरिक इरिक्सन का, ठीक है। और एक नाम आपका आता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्मकांडतावाद बताता है। अब आप ध्यान रखिएगा, तो ये कर्मकांडतावाद है इसलिए आध्यात्मिक शब्द आएगा। तो आपको बता दो जिस ऑप्शन में आध्यात्मिक शब्द आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं अभी कौन सा ऑप्शन चल रहा है। देखिए पहले तो आगमन आएगा, सब में आगमन है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एक अभिमुखीकरण को कहीं कहीं बेसिकली ओरिएंटेशन के नाम से जाना जाता है, तो कहीं कहीं इसे
निर्देशन के रूप में जाना जाता है। दोनों शब्द का मीनिंग एक ही होता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि संस्थायन नहीं होगा, इंस्टीट्यूट नहीं होगा, कर्मकांडवाद इसके बाद आएगा, ओरिएंटेशन के बाद आएगा। और पर संस्कृति ग्रहण के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, दुबे जी महोदय का नाम आता है और ये प्रक्रिया यहाँ पे नहीं संचालित होगी, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा कर्मकांडवाद और पर संस्कृति ग्रहण, फिर आता है संस्थायन। तो ये प्रक्रिया ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है, दूसरा वाला, ये आपका करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। अब दूसरे वाले के परिप्रेक्ष्य से अगर हम बात करें, ये प्रश्न ही आई थिंक गलत दे रखा है, सही अनुक्रम दर्शाने का प्रश्न ही गलत दे रखा है। जरा आप लोग जरा बताएं, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन कुछ है ही नहीं, प्रश्न ही गलत है, केवल ऑप्शन नंबर सेकंड है। ये ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए था इसको, है ना। क्रम तो यही सही आ गया आपका, यही क्रम है, यही क्रम है, यही क्रम है, ठीक है। 10 वाले का ध्यान दीजिएगा आप लोग, बाकी ऑप्शन पे बच जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में अगर मैं बात करूं तो ये 1947 का है सवाल। मैंने आप लोगों से विवादों से निपटने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। जरा मुझे बताएं एक बार सभी लोग, बताइए। नहीं पता भाई, मैंने क्या क्या बोला था, मैंने क्या क्या बोला था? सर ऑप्शन ए, द्विपक्षीय संधि वार्ता, फिर समझौता होगा, फिर अधिनिर्णय होगा, फिर सर न्याय डी डी होगा। डी 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 सर। डी। देखिए, पहले न्यायालय में अगर सर चला जाएगा, एक बात तो ये तय कर लीजिए, तो दी पक्ष में आएगा ही नहीं बात कोई। भाई अगर आप मेरे मालिक हैं, मैं श्रमिक हूँ, अब न्यायालय जब फैसला दे देगा तो हमारे यहाँ क्यों आओगे आप? फिर हम दोनों क्यों बात करेंगे? सॉरी सर बी 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 है। तो इसलिए डी तो नहीं होगा। अब बात आती है, नहीं डी तो नहीं सर होगा, ऑप्शन ए ही होगा इसका। ऑप्शन सर, ए है, बी। ऑप्शन बी है, कंफर्म तो सर बी आ रहा मुझे। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों में से कोई एक होगा। लास्ट की प्रक्रिया न्यायालय की होगी, ये भी ध्यान रखेंगे। या तो ए होगा या तो बी होगा, और उस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दी निर्णय में पहले अधिनिर्णय की प्रक्रिया बनेगी, फिर समझौता बनेगा, फिर द्विपक्षीय संधि वार्ता बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा, यहाँ पर बी बनेगा। ऐच्छिक देखो, एक ऐच्छिक सौदेबाजी भूमिका है, ऐच्छिक पंच निर्णयन है। जो पंच निर्णयन है मैम, वो अधिनिर्णयन को बताता है, समझौता को बताता है, द्विपक्षीय वाली प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती है ये। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो न्यायालय की प्रक्रिया भी यहीं पर बनती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, फिर ऐच्छिक पंच निर्णय के बाद सुलह आता है, मध्यस्थता आता है, फिर लास्ट की प्रक्रिया जब आपकी न्यायालय की बात की बनती है, वो बनती है अनिवार्य जांच की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, यहाँ पर बी 11 का बी करेक्ट जवाब रहेगा आपका, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है। मैंने आप लोगों को वैवाहिक स्थिति क्या है इसके बारे में भी बताया है। बताइए, जैसे बुद्धि थी, प्राप्तांक था, मैंने अभी कल ही IQ एक शब्द आया था, मैंने बताया था वेरिएबल के रूप में। तो बताइए, ये जो वैवाहिक स्थिति है वो आंतरिक वेरिएबल होगा, संज्ञानात्मक होगा, इसको नॉमिनल बोला जाता है इंग्लिश में, और क्रम होगा, फिर उसके बाद अनुपात होगा। क्या होगा वैवाहिक स्थिति? ओके, आंतरिक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने नाम स्टीवंस का नाम सुना है? SS स्टीवंस, 1946, ठीक है। एक इन्होंने गुणात्मक के बारे में बताया है। गुणात्मक में 2 वेरिएबल आते हैं, एक तो नामित आता है, नामित, और एक क्या आता है? क्रमिक आता है गुणात्मक में, और एक होता है मात्रात्मक। मात्रात्मक में एक अंतराल आता है और एक अनुपात आता है। ये बात क्लियर हुई? बताइए। अब देखिए आंतरिक वेरिएबल में आपका IQ आएगा, IQ आता है, फ़ारेनहाइट आता है, डिग्री आती है, सेल्सियस आता है, ठीक है। डिग्री आती है और सेल्सियस आता है, ठीक है। कभी नहीं, कभी कभी, अक्सर, हमेशा क्रम सूचक में आता है। बेसिकली नम का जो है क्रम का भी पार्ट इसमें रखा जाता है। श्रेणीबद्ध कह लीजिए या संज्ञानात्मक कह लीजिए, है ना, श्रेणीबद्ध कह लीजिए या संज्ञानात्मक कह लीजिए, ये वेरिएबल
ध्यान दीजिएगा, वैवाहिक वेरिएबल में किसी व्यक्ति की नागरिक स्थिति एक नाम मात्र गुणात्मक वेरिएबल है, संख्या नहीं बताती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि वो जो संख्या नहीं बताती है, श्रेणीगत वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, जहाँ सुख, दुख, डर, सौंदर्य, अज्ञान, उपयुक्तता, रचनात्मक, तलाकशुदा, कभी शादी नहीं हुई, विधवा, वैवाहिक, ऐसे शब्दों का प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट माना जाएगा, संज्ञानात्मक वेरिएबल। संज्ञानात्मक वेरिएबल किसी तथ्य की वह विशेषता जिसमें परिवर्तन होते रहते रहें और किसी इकाई द्वारा मापा जा सकता है, वही चर कहलाता है, वही वेरिएबल कहलाती है। ठीक है, सतत और असतत वेरिएबल अनुपात वेरिएबल के अंतर्गत आता है। इन दोनों चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सतत भी होता है और असतत भी होता है। बस इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद कह रहा है कि व्यक्तिगत सेवार्थियों को ज़्यादा अच्छे से समझना और सहायता देने के लिए पर्सन इन सिचुएशन पर बल दिया है। पहला तो मेरा यही फैक्ट आ गया, किस विद्वान ने दिया है? फ्लोरेंस। किसने? फ्लोरेंस। हाँ, फ्लोरेंस हॉलिस द्वारा ये चीज़ें दी गई है। अब आप ध्यान रखिएगा, तो इसमें स्थितियों को समझने के लिए 4 टाइप जैसे शब्दों का प्रयोग में लाया गया था। एक पीई फिट था, मैंने पढ़ा रखा है आपको। पीओ फिट था, एक था पीजे फिट था और एक पीपी फिट था। और ये सारी प्रक्रिया फ्लोरेंस हॉलिस की आती है। व्यक्ति पर्यावरण के साथ संप्रत्यय की बात करेगा, व्यक्ति संगठन के साथ करेगा, व्यक्ति रोजगार के साथ करेगा, व्यक्ति समूह के साथ करेगा। इसमें एक जे हो गया ऑर्गेनाइजेशन, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया और एक आपका यहाँ पे जो है रोजगार हो गया, पर्सन हो गया। ई नहीं होगा, यहाँ पे ई नहीं होगा, ये ग्रुप है, ग्रुप के साथ होगा, है ना। और ये तो बेसिकली दोनों की विशेषता जब बताने वाली प्रक्रिया आती है तो पीई फिट के अकॉर्डिंग आता है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही बात, ये आपका स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य भी है कि यहाँ पे अच्छे से समझना, सहायता देने के लिए भाई पर्सन इन सिचुएशन की बात होती है और ये बात सही है, सेवार्थी के साथ किया जाता है केस वर्क में। पर्सन इन सिचुएशन का जो है संरूपण व्यक्ति परक भी होता है। देखिए अब मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठता पर आधारित नहीं है, ये व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित है, क्योंकि केस वर्क का बात है ये। और जब केस वर्क की बात है, व्यक्तिनिष्ठ पर बात होगी तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट सही होगा। क्यों भाई, बात सही कि नहीं? और इसी का तो व्यक्तिनिष्ठता का ही तो समझा रहा है आपका ऑप्शन ए। तो मैं कहूँगा कि ये स्पष्टीकरण भी हो रही है, नहीं तो आप क्यों की लगा के देख लीजिए, आपका आंसर आ भी जाएगा, है ना। हो रही है, देखिए जी क्या हो रही है, क्यों की लगा के देख लिया। हाँ, बस व्याख्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 14 नंबर का सवाल, सही काल क्रमानुसार की बात करें। अब देखो, मैंने आज ही एक पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, यही थी। भेजा है कि नहीं भेजा? देखे हो कि नहीं देखे हो? मतलब देखते नहीं हो, मैं पीडीएफ भेजना बंद कर दूंगा भाई फिर, हैं? देखा करो। आज मुझे टाइम नहीं हो पाया था सर, थोड़ा बिजी थी इसलिए। यही चीज़ ना, आप देखते हो ने, जैसे आप लोग ना अपनी इच्छा अनुसार देख लो भाई, ऐसे मत क्या करो। अपनी इच्छा, जब मन में आएगा पढ़ेंगे, तुरंत मैसेज पढ़ेंगे तो अब ये गलत बात है वैसे में। अब ध्यान से सुनो, ये बेसिकली जो है, जो मैंने आपको भेजा, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बेसिकली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं, अगर जब नालपाड़ा नेबरहुड हाउस की बात आए तो ये तमिलनाडु का है और ये सन 1984 का है। नीलखोरी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, नीलखोरी प्रोजेक्ट तो 1948 है और ये एस.के. देव के द्वारा चलाया गया था। एस.के. देव के द्वारा चलाया गया था। एस.के. देव का नाम आता है नीलखोरी प्रोजेक्ट में, ये नाम याद रखिएगा, इसको देव मैच करने के लिए आता है इसका नाम।
फिर उसके बाद इटावा पायलट प्रोजेक्ट था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो था ये बेसिकली यूएसए के अकॉर्डिंग बेसिकली देखा गया, इस पर विचार आया था। लेकिन सबसे पहले अगर मैं प्रक्रिया बात करूँ तो 1947 में आया। बाद में ये 1948 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा उत्तर प्रदेश गांव में ये बेसिकली इटावा प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट योजनाएं जो हैं चलाई गई थी। ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप 1947 भी याद रखिए और 1948 दोनों वर्ष याद रखिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका क्या बना, दिल्ली पायलट योजना। दिल्ली अगर हम बात करें तो ये 1958 में यमुना नदी पर, 1958 में 1958 में यमुना नदी पर। एक बार आप लोग जरा मुझे क्रम लगा के बताइएगा। सी ऑप्शन जाएगा, नीलखोरी 1958, यस सर, नलपाड़ा 1984 हो जाएगा, दिल्ली लेकिन दिल्ली प्रोजेक्ट तो 1 मिनट 1958 है ये तो, फिर दिल्ली आपका 1947 में आ जाएगा। इटावा कब आएगा? इटावा 1948 है ना, 1947 47 या 48। हाँ, लगता है। अब दिल्ली किसी में पहले है ही नहीं, सही होगा क्या डी वाला? ये प्रश्न ही गलत है मैम। अच्छा दिल्ली इसको लगा लें, चलो डी वाले को लगा लेता हूँ, ये आपका 1947 कर लेता हूँ। फिर नीलखोरी आपका अगर हम बात करें तो नीलखोरी आया है 1948, लग रहा है यही सही जाएगा। नलपाड़ा की अगर हम बात कर लेते हैं 1984 जाते हैं डी वाले में। दिल्ली कब आया था भाई? भी सही नहीं है सर, 1958। 1958, ये भी तो सही नहीं है चैन। ठीक है, प्रश्न ये देखो, प्रश्न गलत है। कुछ प्रश्न यूजीसी में गलत आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न जो है गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको जो मैंने पीडीएफ भेजा है उस पीडीएफ को भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बताया है ना वो करेक्ट है। जो मैंने आपको बताया है ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है। कुछ प्रश्न जो है गलत आते हैं सोशल वर्क में। आप ये एक अपवाद है कि 2022 में एक भी प्रश्न नहीं गलत मिला, बाकी हर बार में एक आध प्रश्न मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। शब्द सेट ऑन, क्या होता है सर? जी गलत क्वेश्चन आता है और ये जानकारी में आता है उनके, तो फिर क्या होता है सर इसका? कॉमन नंबर मिलता है सबको सर, सबको कॉमन नंबर मिलता है। ऑन सेट, शब्द सेट ऑन एंड सेट ऑफ किसने या किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल मैंने पढ़ा रखा है। बोनस एक्ट में सुना होगा 8.33%। अब बोनस देना, कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन को रिप्रेजेंट करना, यही सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हाँ बोनस भुगतान ए। हाँ, बोनस भुगतान कह लीजिए या संदाय अधिनियम कर लीजिए। कब आया था मालूम है? 1965 में आया था ये। ठीक है भाई, याद रखिएगा इसको सभी लोग। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। एक मौद्रिक, अगर हम बात करें तो एक मौद्रिक पुरस्कार भी इसमें दी जाती है, और कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का 8.33% बोनस देना आवश्यक है, इसी एक्ट में कहा गया है। और ये प्रक्रिया सेट ऑन और सेट ऑफ से संबंधित होती है ना। और उसके बाद आता है मजदूरी भुगतान अधिनियम। मजदूरी भुगतान अधिनियम आया था 1936 में। कारखाना एक्ट था, ये आया था 1948 में। हाँ, प्रावधान की बात इसमें अध्याय नंबर 3 और 4 में किया गया है। प्रावधान की बात 3 और 4 में किया गया है। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात करेंगे अगर हम लोग तो 1948 का ये भी है ना, 1948 का ये भी है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। ये भी सवाल मैंने ओजोन परत से संबंधित है। डेली हम लोग कुछ ना कुछ जिक्र कर रहे हैं इसके बारे में। ओजोन इसका आंसर क्या आएगा? जी 15 का आंसर सर। बताया तो ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन। पॉइंट भी लिख लिया करो, 8.33%। ये पेपर में आता है, पूछ लेता है कभी कभी, है ना। जरूरी नहीं कि और प्रश्न का उत्तर ही जान लेना, जरूरी है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 कि ओजोन की परत और अत्यधिक परागैंगी किरणों को लगने देने से जीवों की रक्षण करती है। देखिए ये क्या है कि ओजोन की परत जो है अगर अत्यधिक परावैंगनी किरणों को लगने देने से जीवों का रक्षण करती है, क्या ये बात सही है? नहीं सर सर, सही। भाई क्या किरणें तो सर वो होती है ना, गलत में होती है, मतलब डेंजरस होती है। बात को पहले प्रश्नों को अच्छे से आपको समझना है। सर ओजोन सही है, की ओजोन परत की जो अत्यधिक परत होती परावैंगनी किरणों को लगने देने से ओजोन की परत जीवों उसको का रोकती है, रक्षण परत। करती है।
मैं आपसे कहता हूँ जीवों को लगने देने से रक्षण करती है, तो क्या ये बात सत्य लग रही है? ओ, सत्य है सर, सही है सर, बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। ओजोन परत जो है पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस का संलग्नता देखने को मिलती है अपेक्षाकृत अधिक। तो ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवों का संभव भी होना है ना, जीवों का रहना संभव भी है, बताया गया है। जो अल्ट्रा आपने नाम सुना है, पैराबैंगनी किरण, जो ओजोन, हाँ, ओजोन परत की किस तरह से प्रभावित करती है, किस तरह से इसको जो है प्रभावित भी करती है, ये भी आप लोगों को समझ लेना ज़रूरी है। पैराबैंगनी किरण है ना, तो ऑक्सीजन का जो एक आयु का अणु होता है उस पर प्रहार करती है, ठीक है। तो वहाँ पे फोटोन उस अणु को दो अत्यधिक क्रियाशील भागों में विभक्त कर देती है। तो एक भाग जो है जल्दी से ऑक्सीजन के एक संपूर्ण अणु से क्रिया करने की रचना बना, ओजोन की रचना बना देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओजोन की रचना ऑक्सीजन की प्रकाश रासायनिक परिवर्तन से होता है, ठीक है। ये प्रक्रिया एक बन जाती है। तो अधिक मात्रा में ओजोन गैस का निर्माण भी होने की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है इसमें। परंतु बहुत से रसायन ऐसे भी होते हैं जो हमारे उद्योग के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, तो ओजोन बनने की क्रिया में शिथिल हो जाते हैं। तो ऐसे में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम आपने सुना होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम सुना होगा, ठीक है। इनके सहित कई ऐसे गैसेज आती हैं जिसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है और एक फ्लोरीन करके गैसेज है। तो ये और इसमें सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, और ये बात आपको अच्छे से मालूम है। मैं आपसे कहूँगा कि किरणों को लगने देने से जीवों का रक्षण करती है, तो यहाँ पर यह प्रक्रिया आप लोगों की सत्य मानी जाएगी, गलत नहीं है, सत्य है ये। और पर्यावरणीय परत में ओजोन छिद्र जो है दक्षिणी ध्रुव होता है। मैंने एक गोला के माध्यम से आप लोगों को ये भी बताया था कि देखने को हमें मिला भी था, पड़ता है दक्षिणी ध्रुव हाँ। पे। तो इसलिए आपका ये भी सही रहेगा, लेकिन तो ऑप्शन ए होगा, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल बात सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, व्याख्या सही नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग ऐसे प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जी सर, क्या कह रहे हैं प्लीज? एक दक्षिणी गोलार्ध, देखिए सर आपको बता दूं, नहीं मैं बता रहा हूँ सर, आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जैसे मैंने एक सर्कल बना, ये अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर मैप में आप लोग जानते हैं ना, ये जो है आपका उत्तरी एरिया माना जाता है और नीचे जो आपका दक्षिणी एरिया माना जाता है। ये बात तो आपको अच्छे से मालूम होगा। और इसी नीचे वाले दक्षिणी एरिया में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो पर्यावरणीय परत में ओजोन छिद्र जो है दक्षिणी ध्रुव सागर पर पड़ता है, और यहीं एक बार छिद्र हुआ था। ऐसा जो है अंटार्कटिका पे बताया गया था, ऐसा हमें देखने को मिला था, ठीक है। खोज में मिला था कि पृथ्वी का जो दक्षिणतम महाद्वीप है उसमें दक्षिणी ध्रुव पर छिद्र हुआ था ओजोन परत में, ठीक है। और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, ये रिसर्च में पाया गया है, ठीक है। अब समझ में आया, नीचे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये लगभग 50 साल पहले की बात है, उस समय रिसर्च में ये चीज़ें मिली थी। स्पष्ट हुआ सर? चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से वितरण न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। अब अभी मैं आपको सामाजिक न्याय पढ़ाने वाला हूँ, शाम की क्लास में टाइम मिलेगा तो वो बताऊंगा वहाँ पर कि डीपीएसपी क्या अभी चल रहा है ना आप लोगों का 8वां यूनिट, तो उसमें आएगा ये प्रक्रिया। बट यहाँ पे सोच के मुझे बताएं, क्या सही है? सही है सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। डीपीएसपी का मुख्य रूप से वितरण जो है न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट सही है। बताइए अच्छा, जो असामान्य अवसर वितरण न्याय की उपलब्धि को धीमा कर देता है, क्या ये बात सही है? जो ये भी ठीक है सर। हाँ, जो असमान अवसर होगा, जैसे आप भाई महिलाओं को कम दे रहे हैं अवसर, पुरुषों को ज़्यादा अवसर दे रहे हैं, तो न्याय की उपलब्धि यहाँ पे धीमा हो सकती है, और ये कर भी देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आप मुझे बताओ, क्या ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा? सर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये स्पष्टीकरण नहीं है इसका। ऑप्शन बी होगा क्योंकि स्पष्टीकरण नहीं है। देखते हैं एक बार, देखिए नहीं सर, राज्य सही का स्पष्टीकरण है। 1 मिनट लगा के देखते हैं, क्योंकि ना और स्पष्टीकरण लगेगा। अभी हम भी पढ़ लेते हैं इसमें
कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से वितरण न्याय के सिद्धांत पे आधारित है। क्यों आधारित है भाई? क्योंकि यहाँ पर जो आधारित की प्रक्रिया बताई गई है, बात को समझने का प्रयास करेंगे कि असमान अवसर वितरण न्याय की उपलब्धि को धीमा कर देता। इस वजह से सामाजिक न्याय के सिद्धांत में डीपीएसपी का यूज किया गया है। तो मैं तो कहूँगा जिसका व्याख्या हो रही भाई, ऑप्शन नंबर ए सही। हाँ, ये सही है। हाँ, इसलिए ये सही। जब दोनों सेंटेंस सही तरीके से बैठ जाएं क्योंकि लगाने के बाद, तो समझिए कि व्याख्या हो रही है। जब सही तरीके से सेंटेंस ना बता रहा हो एक पॉइंट को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को, तो आप समझिए उसकी व्याख्या नहीं हो रही है। बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कह रहा है कि आपको निम्नांकित में से मिलान करना है। प्रश्न है कि जटिल संगठन, अब जटिल संगठन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? तो मैं आपको ध्यान दे आप सभी लोग, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है ये। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एमिताई यहाँ पे नाम लिखिएगा, एमिताई एटीजियानी का नाम आता है, एटीजियानी का नाम आता है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की अगर मैं बात करूँगा तो किस व्यक्ति का नाम आता है? मार्गरेट मेड का नाम आता है। और मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी है आप लोगों को, आई मी सेल्फ के बारे में ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। और फिर उसके बाद नौकरशाही, मैक्स बेबर का था। क्या फिर क्या कर रहे हो अब? यही इतना सरल सवाल, हाँ मैंने बता रखा है, इसलिए गलती मत करो। और फिर प्रकारवाद की बात करें तो टालकाट पार्सन्स है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक विद्वान और आता है, जैसे अगर मैं बात करूँ हर्बर्ट ब्लूमर जैसे शब्द आता है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस में ब्लूमर के द्वारा तैयार किया गया था ये, लेकिन बाद में मीड के द्वारा इसको दिया गया था। ध्यान रखेंगे, बाद में ये मीड के द्वारा दिया गया था, पहले प्रक्रिया ब्लूमर की थी प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में, ठीक है। तो प्रतीक वस्तुओं का जो है विशेष अर्थ लगाता है कि अर्थों का निर्माण करना है या सामाजिक संपर्क की प्रतिक्रिया का पुनर्निर्माण करना है, तो ऐसी कंडीशन पे आता है। तो मीड ने ही माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, 3 ऐसे शब्द आता है, इसके बारे में जिक्र किया था। तीनों शब्द का नाम फिर से बोलना चाहूँगा मैं, इंपॉर्टेंट है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। इनके साथ साथ आप एक और चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने कहा कि द सेल्फ शब्द यूज किया, और उसके बाद इन्होंने द सेल्फ के बाद इन्होंने मी यूज़ किया और फिर आई यूज़ किया, ठीक है। एक मेरा सवाल है, लुकिंग 1934 में 18 की बुक है। हाँ जी, लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ एक किताब आई थी, कौन बच्चा बताएगा मुझे? आत्म दर्पण का सिद्धांत, कूले के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे नहीं बताया आप लोगों ने, ऑप्शन बता दीजिए 18 का ऑप्शन बताइए भाई। पहले का तीन ऑप्शन नंबर बी तो सही है, बी सही, हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न स्थितियों के अंतर्गत एक समान परिणाम उत्पन्न करने वाले माप की संभाव्यता क्या कहलाती है? विश्वसनीयता, वैधता, परिणाम, पुनरावृत्ति संभाव्यता। संभाव्यता का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, मैंने अभी आपको बताया है, किसी बच्चे ने भी पूछा था मेरे से। ऑप्शन डी नहीं होगा। यहाँ पे जो है किसी स्थिति के अंतर्गत में एक समान परिणाम की बात करने वाला या माप की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो विश्वसनीयता पर बनती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हाँ ए करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नांकित युग में दिए गए हैं, उनका मिलान करना है, नीचे दिए गए कोड दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों का। बहुत ही सरल प्रश्न है, परंतु ये यूनिट या एक यूनिटी के रूप में भी अलग अलग भी आ सकते हैं। ऑप्शन बी, चलो देख लेते हैं। आप लोग बताइए, मनोविश्लेषी का सिद्धांत, ओके, यहाँ पे सिगमंड फ्रायड चला जाएगा। अहम मनोविज्ञान किसका जाएगा? अन्ना फ्रायड का। हाँ, ये अन्ना फ्रायड सिगमंड फ्रायड की क्या है? डॉटर है। हाँ, और मनोसामाजिक चिकित्सा की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, किसका नाम जाएगा? बेगन का नाम जाएगा। वेरी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और समस्या समाधान का सिद्धांत में किसका नाम जाता है? हैमिल्टन का नाम। ठीक है, समस्या समाधान बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व थ्योरी की बात हुई एक प्रकार की ना,
तो याद रखिएगा, पता चले कि आप लोग भाई सोच रहे हैं सोशल ग्रुप वर्क में पार्लियामेंट का नाम, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सोशल केशवर किताब, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केशवर की किताब गार्टन हैमिल्टन के द्वारा दी गई थी, और उसी समय समस्या समाधान के सिद्धांत भी उन्हीं किताबों में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। केस वर्क आ साइको सोशल थ्योरी फ्लोरेंस होलिस की है, जो 1964 में है। फिर से रिपीट करूंगा नाम, केस वर्क आ साइको सोशल थेरेपी 1964 में। ठीक है, यह बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और भी प्रश्नों को बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे सामने 21, सामाजिक पार्थक्य किसका संकेत करता है? बहुत ही अच्छा। सामाजिक भेदभाव का था रंग, ये हाँ, ये किसका है? ये रंग देखिए, बेसिकली ये रंग भेद के संदर्भ में जो शब्द आता है वो सामाजिक पार्थक्य से शब्द आता है ना। देखिए, एक तो सामाजिक भेदभाव होता है ऑप्शन नंबर ए में। सामाजिक भेदभाव को आप पहले समझ लीजिए। सामाजिक भेदभाव क्या होता है? ये एक प्रकार के, अगर हम बात करें, जो बीमारी, विकलांगता, धर्म, यौन और विविधता में किसी भी प्रकार के अन्य उपाय के आधार पर व्यक्तियों के बीच निरंतर असमानता के रूप में जब परिभाषित होता है तो वह बेसिकली सामाजिक भेदभाव बन जाता है। और जब हम प्रजातीय भेदभाव की बात करते हैं तो प्रजातीय भेदभाव का एक ऐसा रूप है जहां भेदभाव तब होता है जब किसी को कम नैतिक विचार दिया जाए, त्वचा, यौन वरीयता, लैंगिक, ठीक है, ऐसे अन्य कारणों के आधार पे ये प्रक्रिया हमें प्रजातीय भेदभाव को रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद जो डी ऑप्शन है स्थान संबंधित भेदभाव को लेकर, ये बहुआयामी अंतरिक्ष के भीतर उत्तेजनाओं के स्थान में अंतर का पता लगाने की क्षमता को बताता है। तो विशिष्ट वस्तु का जो आकार जानना, ठीक है, आवास संकेतों का उपयोग करना, जो स्थान संबंधी भेदभाव का बताता है। और जो रंग भेदभाव की बात हो रही है उसके संदर्भ में वह संकेत राजनीतिक भेदभाव को बताता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी का आप जवाब दीजिएगा। रंग भेद नीति है, जो आप नाम सुने भी होंगे। दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद अल्पसंख्यक और रंग गैर सफ़ेद बहुमत के बीच जो संबंधों का नियंत्रण और नस्लीय जो अलगाव है वो राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ था, आर्थिक भेदभाव के खिलाफ था, या उसके विपरीत काम करता था, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे जो एक नाम आता है, क्या नाम था उनका? जूनियर मार्टिन लूथर। अगर उनके बारे में अगर आप बात करें तो वह शब्द जो सामाजिक पार्थक्य शब्द है जूनियर मार्टिन लूथर से संबंधित है, जो राजनीतिक भेदभाव को प्रस्तुत करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब रहेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही सिंपल सवाल आपको बताना है, इसमें कुछ है ही नहीं। पेपर्स इन सोशल वर्क, पेपर इन सोशल वर्क, जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल, MS गोरे, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, टूवर्ड्स फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कई बताया। हाँ, सुगत दास गुप्ता। और आइडियोलॉजी इन सोशल वर्क, मुरली देसाई। इन सभी के बारे में आपको अच्छे से मालूम है। इसलिए ऑप्शन नंबर अगर मैं 1 का 2 लगाऊं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए आपका सी करेक्ट मान लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से करने का प्रयास करिएगा, पेपर में भी, एग्ज़ाम में भी, क्योंकि यही सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 23। यह पहचानने की असफलता की अवधारणा स्वयं परिदृश्य नहीं है, क्या कहलाती है? बताइए। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे मैंने जो है सी की तरफ आपका झुकाव है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की तरफ, पहले परिसीमन के बारे में पहले समझने का प्रयास करिए। परिसीमन मतलब सीमांकन बोलते हैं इसको, जहाँ लोगों ने नए परिसीमन पर सवाल उठाए। किसी चीज़ की सीमा तय करने की क्रिया को ही सीमांकन कहेंगे। आगमन, ये प्रश्न शायद रिपीट हुआ, एक बार कहीं और आया था, मैंने करवाया है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और एक है वो इंग्लिश में ऑप्शन था, फैलेंसी ऑफ
रिफिकेशन, याद आ रहा रिफिकेशन, फैलेंसी ऑफ रिफिकेशन, जो मूर्त निरूपण की भ्रांति बता रहा था, नहीं याद आ रहा होगा आप लोगों को। चलो, तो ये बेसिकली जो है इंडक्टिव एक है, जो है आगमन बैठक, एक इंडक्टिव होता है, डिडक्टिव होता है। जो इंडक्टिव होता है नए भर्ती के लिए, कर्मचारियों का स्वागत करने के लिए, उनकी नई भूमिकाओं के वातावरण में संयोजने के लिए है। तो इसलिए ना ही तो बी है ना ही डी है। है ना? जी, आगमन वही होता है ना सर, इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ। इंट्रोडक्शन। सर पारिस्थितिक भ्रांति। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए। जैसे आपने क्या बोला इंडक्शन में, आगमन में क्या बोला, इंट्रोडक्शन। हाँ सर, जैसे न्यू एम्प्लॉयज आते हैं ना तो हाँ, इंडक्शन मीटिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको क्या करना है यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, नियम लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ नियम लागू नहीं होता है। जब नियम ये बेसिकली उदाहरण से नियम जा सकते हो, लेकिन नियम से उदाहरण की तरफ जाना होगा तो वो निगमन में जाना होगा। तो कोई व्यक्ति अगर आगमन में आ गया, कोई इंडेक्स बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो भाई कोई वो नहीं, आप बना सकते हो आगमन में, परंतु पहले आपको वहाँ पे फार्मूले समझाने पड़ेंगे निगमन में, फिर आपको मैथ को सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें परिस्थितिकी भ्रांति को लेकर, जो इकोलॉजिकल फैलेंसी की बात करता है, जो पतन की बात करता है, तो यह पहचानने की असफलता की अवधारणा स्वतः परिदृश्य नहीं है, या क्या करती है, क्या कहलाती है। तो वो बेसिकली अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितिकी भ्रांति जो होती है सांख्यिकी डेटा की व्याख्या में एक औपचारिक गिरावट होता है। यह तब होता है जब व्यक्तियों की प्रकृति के बारे में अनुमान से घटाया जाए, या जिससे व्यक्ति से संबंधित हो, जो व्यक्ति से रिलेटेड हो, तो परिस्थितिकी भ्रांति बन जाएगी। इसको इंग्लिश में बेसिकली इकोलॉजिकल फैलेंसी कहा जाता है। तो इकोलॉजिकल जो फैलेंसी होती है वो पहचानने की असफलता की अवधारणा नहीं होती है, वो सांख्यिकी का डेटा का व्याख्या करने की बात करता है। वहाँ पे कोई एरर होता है तब हम उसको बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पहचानने की असफलता में अगर हम बात करेंगे तो मूर्त निरूपण की भ्रांति होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फैलेंसी ऑफ रिफिकेशन, और यही आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं, आपने एक शब्द सुना इसमें असफलता की अवधारणा को लेकर, जहाँ पे हम लोग फेनामिनन एक शब्द देखते हैं, इंग्लिश में फेनामिनन एक शब्द देखते हैं, जो अम्लीय वर्षा का एक प्राकृतिक घटना ना होकर या प्रदूषण के कारण की प्रक्रिया जताने लगे, तो वह बेसिकली फेनानिन एक शब्द को रिप्रेजेंट करता है, जो प्राकृतिक और समाज में एक तथ्य घटना विशेष रूप से जिसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है, वह प्रक्रिया फेनामिनन कहलाती है। और फेनामिनन के अकॉर्डिंग ही जो प्रक्रिया आती है वो फैलेंसी ऑफ रिफिकेशन आती है, और फैलेंसी ऑफ रिफिकेशन पहचानने की असफलता की अवधारणा को परिदृश्य नहीं करती है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है नागर समाज संगठन सहभागीय स्वतंत्रता के प्रति योगदान करता है, ठीक है भाई। फिर कहता है, अच्छा ये बताइए सही है गलत है? सही है सर। ये सही है, ये आपका सही है। और फिर अगर हम बात करें साधन संपन्न संघीय नेटवर्क सहभागी प्रजातंत्र की एक विशेषता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो आपको अब मैं यहाँ बताता हूँ क्यों की लगाइए। नागर समाज, देखिए आपने नाम सुना होगा CSO के बारे में, है ना, सिविक्स, जो सिविक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। नागर समाज संगठन से रिलेटेड ये सवाल है, और ये यूनिट नंबर 8 में दिया गया है, इन पे जिक्र होगा, है ना, इनकी PDF भी मिलेगी आप लोगों को। तो सहभागी प्रजातंत्र के प्रति योगदान करते हैं, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इनके प्रति योगदान करते हैं भाई, क्यों करते हैं योगदान? क्योंकि साधन संपन्न संघीय नेटवर्क सहभागी प्रजातंत्र की एक विशेषता, इस वजह से इसकी मदद करते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, इसका सही व्याख्या भी हो रही है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, अच्छा सवाल आपके सामने है, आप मुझे जरा बताएं 25 का क्या सही जवाब होना चाहिए। क्या राज्य का पुनर्गठन किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? राज्य का पुनर्गठन KM पन्नीकर, बिल्कुल सही जवाब। पुनर्गठन में नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में आप लोगों से। राज्य का विलय की बात करते हैं तो आपको नाम पता होगा, वल्लभ भाई पटेल का नाम आ जाएगा। और उसके बाद द्विभाषी राज्य की बात अगर हम लोग करेंगे तो मोरारजी देसाई का नाम आ जाता है। और नगर राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो रोमन साम्राज्य का नाम आ जाता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर आपसे बात करूँ राज्यों का पुनर्गठन में, राज्यों का पुनर्गठन के आयोग राज्य की भाषा के आधार पर किया गया था सन 1950 के दशक में। 22 दिसंबर 1953 में 1953 में न्यायाधीश थे फैजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य का पुनर्गठन किया गया था। और इसी आयोग के 3 सदस्य थे। एक का नाम था फैजल अली, दूसरे का नाम था हृदय न्याय कुंज, हृदय न्याय कुंज, तीसरे का जो नाम था के.एम. पन्निकर, के.एम. पन्निकर। तो ये 3 नाम आप ध्यान रखेंगे। राज्य के पुनर्गठन में एक अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी 3 लोगों ने। अगर हम बात करें मोरारजी देसाई के बारे में, आप तो भली भांति तरीके से इनके बारे में परिचित भी होंगे। संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकार की सूची के इसको जो है विलोपित कर दिया गया। विलोपित का मतलब हटा दिया गया। सन 1953 में अनेक राज्यों की सीमा और भाषा के अन्य के आधार पर जब पुनर्गठन हुआ तो वहाँ पर भी प्रक्रिया मोरारजी देसाई का आई थी, परंतु ये उसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नाम आता है वल्लभ भाई सरदार के बारे में। वल्लभ भाई सरदार कह रहा हूँ, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनकी महानता की बहुत महत्तम देन है भाई कि 562 मतलब 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में एक प्रकार से इन्होंने विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण कर दिया था। रियासत विभाग की स्थापना सरदार भाई पटेल जी ने 5 जुलाई 1947 को किया था। ये बात आपको भली भांति तरीके से पता होगी। और भोपाल का विलय सबसे अंत में हुआ था। भोपाल का विलय अंत में हुआ था, भारत में हुआ था, है ना। तो ये प्रक्रियाएं देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक नाम आपको दिख रहा है नगर जो है रोमन साम्राज्य। जो रोमन साम्राज्य आप देख रहे हैं ये रोमन के यूरोप के एक रोम नगर में केंद्रित एक जो है साम्राज्य था। और इसी साम्राज्य का विस्तार पूरे दक्षिण यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और जो है एक अनातोलिया के क्षेत्र में किया गया था, जो बेसिकली जाना भी गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो नगर राज्य की, और नगर राज्य रोमन साम्राज्य से फिर रिलेटेड बन गया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा, जैसे मोरारजी देसाई इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। 5 जुलाई 1947 इंपॉर्टेंट है, जो रियासत विभाग की स्थापना हुई, ये इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर 1953 था कि 33 था, क्या था, क्या बताया था, याद भी नहीं है आप लोगों को। 22 दिसंबर 1933 लगाइएगा, 53 शायद मैंने बोला था। हाँ जी सर, करेक्ट बोला। हाँ नहीं, 53 मत करिएगा, 1933 कर लीजिए। उसमें जो है ये 3 लोगों का नाम आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, बस। सर ये फैजल अली करके एक समिति भी बताई थी ना आपने कोई? फैजल अली की कोई समिति वगैरह होगी, है ना, अगर होगी तो कोई हाँ, हाँ होगी, हो सकता है फैजल अली की समिति। ठीक है, आगे बढ़िए और नेक्स्ट सवाल लीजिए। क्लिक एक शब्द है, क्लिक एक शब्द है। क्लिक में कौन सा शामिल होता है? क्लिक। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्लिक होता क्या है ना। मैं आपको बता दूँ, ये ना लोगों का एक छोटा सा समूह होता है क्लिक। ठीक है भाई, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 2 या 3 व्यक्तियों के रूप में, ठीक है, 2 या 3 व्यक्तियों के रूप में 20 या उससे अधिक भी हो सकते हैं। 2 या 3 के बजाय 20 या 20 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे हम कहें लोगों के रूप में कुछ सामान्य रुचियों को समझा जा सकता है इसमें। अब जिनकी रुचियाँ एक कॉमन है उनका ग्रुप हो सकता है, जिनके विचार कॉमन है उनके ग्रुप हो सकते हैं, जिनका उच्च अगर हम बात करें उच्च विचार हो, समान समाज के हित की बात हो, सामान्य हित की बात हो, इस तरीके की प्रक्रिया में लोगों का समूह में क्लिक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो क्लिक कौन शामिल होते हैं? लोगों का समूह शामिल होता है। अच्छा, भीड़ बेसिकली, अच्छा यहाँ पे लोगों क्लिक में ना, जैसे मैंने कहा 20 या अधिक, अधिक में अनंत नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने कहा 20 या अधिक तो अनंत नहीं हो सकते, लेकिन भीड़ में अनंत हो सकते हैं।
भीड़ में अनंत हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कहीं ना कहीं एक सर्टेन नंबर बताना चाह रहे हैं क्लिक में, फिर आपको फुटबॉल टीम आ रही होगी मन में, क्योंकि इसमें भाई एक निश्चित प्लेयर होते हैं फुटबॉल में, बट फुटबॉल में एक निश्चित संख्या दी गई है, हम उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, परंतु कुछ बढ़ जाना, कुछ कम हो जाना, या कुछ कम रहना, या कुछ बड़े हुए रहना, वह प्रक्रिया क्लिक कहलाती है, ना कि फुटबॉल की टीम कहलाएगी। और घनिष्ठ मित्रों का भी जो समूह होगा, तो ये भाई जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं घनिष्ठ मित्र, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि 2 या 3 ही लोग रहेंगे, कहना ये भी उचित नहीं है क्लिक शब्द को, ठीक है। तो क्लिक शब्द लोगों का समूह बेसिकली यूज होगा, ना कि घनिष्ठ मित्रों के समूह से रिलेट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट माना जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए ये एक आध ही प्रश्न थे, अब ये प्रश्न नहीं आते हैं। पहले आते थे कि भाई उसके उस एक्ट के अंतर्गत धाराओं में ये पूछ लेता था, अब नहीं। पहले सिलेबस भी तो अलग था, उन सिलेबस के आधार पर सिलेबस भी कम था, अब सिलेबस थोड़ा सा हाई हो गया है, तो अब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। और मैं जब से अभी नया सिलेबस के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, जब से जो चीज़ें हो रही है उसमें मैंने देखा है, क्वेश्चन वगैरह करवाया, इतना डीप में नहीं गया है, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में। उपयुक्त सरकार आपातकालीन स्थिति के दौरान फैक्ट्री अधिनियम 1948 के प्रावधानों में से किस प्रावधान को छोड़कर सभी को स्थगित कर सकती है? क्या धारा 11 है, क्या धारा 51, क्या धारा 67 यानी 67, क्या धारा 84 यानी 84? सुनो आपको बता दो, धारा जो 51 है, ये धारा आपसे कहती है साप्ताहिक घंटे छूट देने वाले जो नियम बनाने की शक्ति है वो धारा 51 में है, छूट देने वाली लेकर, है ना, छूट साप्ताहिक घंटे वगैरह की बात करता है धारा 51। धारा 84 क्या कहता है? धारा 84 कहता है कारखाने में छूट देने की शांति, है ना, धारा 84, धारा 84। धारा 11 क्या कहता है? धारा 11 आपसे कहता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण साप्ताहिक कार्य की बात, अगर हम बात करें साप्ताहिक कार्य में स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण की बात करेगा, और यही ऑप्शन सही है। धारा 67 ये आपसे क्या कहता है? ये आपसे कहता है लोक, बात को समझिएगा यहाँ पे, यह आपसे कहता है इसके अंतर्गत जो है आपात के दौरान, ठीक है, आपात के दौरान छूट देने की शक्ति, छूट देने की शक्ति ठीक है, छूट देने की शक्ति आपकी 67 में अस्वस्थ कर्मकारों का टोकन संख्या जहाँ पर निर्धारित की गई है वो धारा नंबर 67 है, 67 है। इसी धारा में एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बालक जो है 15 वर्ष से कम का है तो उसे बालक कहा जाएगा, 15 और 18 के बीच में है तो उसे कुमार कहा जाएगा, और अगर बालक जो है, ठीक है, अगर मान लो 18 प्लस है तो उसे वयस्क कहा जाएगा, उसे वयस्क कहा जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था आप सबके लिए, ठीक है। अच्छा, अल्प वय बालक किसे कहेंगे? अल्प वय बालक अगर प्रश्न आता है अल्प वय बालक करके, तो आप ब्रैकेट में एक चीज़ लगा लीजिएगा कि बालक प्लस कुमार, बालक प्लस कुमार, ब्रैकेट बंद। इसका कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं बताया गया है, ठीक है। और बेसिकली आई थिंक मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये 18 को ही बोलता है, बालक प्लस कुमार को 18 को ही बोलता है, 18 को, 18 प्लस को नहीं, 18 प्लस को तो वयस्क बोल दिया जाएगा, 18 को। क्वेश्चन नंबर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को हो सकता है 2023 में ये प्रश्न देखने को मिल जाए। समाज कार्य शिक्षा पर यूजीसी ने द्वितीय समीक्षा समिति ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष दिया है? बताइए, बोलिए कुछ तो सही है? क्या बोलो? हाँ, 1972। प्रथम कब आई थी? प्रथम कौन बताएगा? प्रथम समिति, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। देखो, प्रथम जो है 1960 में आया था, द्वितीय जो है 1972 में आया था, तृतीय जो है 2001 में आया था। ये तीनों जो है समाज कार्य शिक्षा पर यूजीसी ने एक समीक्षा समिति में
अपना प्रतिवेदन दिए थे। ये तीनों वर्ष थे, ये तीनों वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगली बार तृतीय पूछ ले, प्रथम पूछ ले, है कि नहीं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नांकित युगों का मिलान करिए आप लोग जरा थोड़ा सा। 29 में क्या इसका मिलान होगा। सर आज ब्रेक नहीं देंगे क्या? अच्छा समय हो गया, अच्छा हमने समय नहीं देखा। चलो अच्छा ठीक है, अभी अब